तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर तक हमने आपको 1857 की क्रांति की शुरुआत करवा दी थी मैंने। 1857 की क्रांति में कौन से क्या नाम है, रजवाड़े से कौन था, ये आपको अब पता चल गया है। कहाँ से क्या था, सहायक संधियाँ। तो हम 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो सहायक संधियों का चैप्टर है, वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। एक तो कौन सा, एक सहायक संधियों का जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा अपना जो चैप्टर है वो 1857 की क्रांति की शुरुआत हम कर चुके हैं। उसका जो भी बैकग्राउंड था वो हम देख चुके हैं कि इस यहाँ पे विद्रोह क्यों हुआ था, कहाँ पे किसने क्या किया, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और बहुत कुछ जानकारी, मतलब डीप जानकारी आपको मैं दूंगा इन आगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तो सीधा ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में यहाँ तक बताया था कि जो नसीराबाद है, तो नसीराबाद से हम स्टार्ट करेंगे। और नसीराबाद में सबसे पहले क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नसीराबाद में क्या हुआ, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेट भी बताती थी। और पिछला लेक्चर जैसे कंप्लीट किया था तो लास्ट में मैंने आपको ये बोला था कि मैं वापस एक बार आपको डेट बताऊंगा कि डेट कौन सी कहाँ की क्या डेट थी, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कहाँ की क्या क्या डेट थी ये एक बार वापस हम कर लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर ही ऊपर क्या लिखा था अगर आपको याद होगा, तो मैंने ऊपर ही ऊपर यहाँ पे लिखा था 28 मई। पहले तो ये बताइए आप मेरे को कि 1857 की क्रांति की डेट निश्चित क्या हुई थी। 1857 की क्रांति की डेट निश्चित हुई थी 31 मई। ठीक है ना। तो ये क्या नाम है, 31 मई। ठीक है, ये अपने हुई थी। कहाँ कहाँ पे क्रांति हुई ये अलग चीज़ है। 1857 क्रांति की ये क्या नाम है, सैनिक गोली या मिल्की की थी। बट अब देखते हैं, तो अपन सबसे पहले हमने क्या देखा था अभी कि 28 मई पहली डेट है हमारी, 28 मई। ठीक है, 28 मई से हम सीधे नीचे आए, तो नीचे आने पे अपने को मिला 3 जून। 3 जून से हम सीधे यहाँ पे गए, तो यहाँ पे मिला अपने को 4 जून। ठीक है, 4 जून मिल गया। 4 जून से सीधा इधर आ गए, तो यहाँ पे हो गया अपना जुलाई, और यहाँ पे आ गएगा अपना अगस्त, तो 21 अगस्त। ठीक है, तो ये अपना हो गया 21 अगस्त। ठीक है, 21 अगस्त। अगस्त फिर यहाँ से सीधा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हो गया सितंबर, और यहाँ पे आएंगे तो हो गया 15 अक्टूबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया 15 अक्टूबर। तो ये जो सारी डेट्स है आपके सामने रखी हुई है, तो इसमें देख लो कितनी डेट हो गई अपनी। एक डेट हो गई, दो डेट हो गई, तीन डेट हो गई, चार डेट हो गई और पांच डेट हो गई। तो पांच छावनियों के अंदर क्रांति हुई है, उनकी डेट आपके सामने है। मूल तो चार छावनियों में क्रांति हुई है, बाकी तो सिर्फ डेटें याद करनी है। मूल अपने को जो पढ़ना है वो चार छावनियों की बातें पढ़नी है, क्योंकि जो कोटा है, कोटा के अंदर जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे हम। बाकी तो मेन चार ही डेट आपको पता रखनी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 28 मई। सबसे पहले अभी यहाँ पे ऊपर हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था 28 मई। 28 मई, 28 मई 1857 को क्या हुआ था। 28 मई 1857 को हम नसीराबाद की छावनी का पढ़ेंगे सबसे पहले। नसीराबाद, ये आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर छावनी का शुरुआत हुई थी। यहाँ पे हुआ क्या था, अगर राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में अपने राजस्थान के अंदर सबसे पहले क्रांति कहाँ पर हुई थी, कौन सी, ठीक है ना, कौन सी छावनी में राजस्थान में पहली क्रांति हुई थी, तो वो अपने नसीराबाद छावनी ही है। नसीराबाद छावनी में सबसे पहले राजस्थान में क्रांति हुई थी। ठीक है, अभी इसकी बात कर लेते हैं हम। नसीराबाद जो छावनी है इसमें सबसे पहले क्रांति हुई थी। इसकी डेट है 28 मई 1857। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्या क्या हुआ था। अभी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में ये हुई। और इस विद्रोह की जो जानकारी है, नसीराबाद में जो 28 मई को विद्रोह हुआ है, वो अगले महीने की 19 तारीख, मतलब 19 जून को, कब, 19 जून को आबू में इसकी सूचना पहुंची। आबू में इसकी सूचना पहुंची। आपको पता होगा आबू में जो स्थानांतरण हुआ था ये एजीजी के
ऑफिस का, तो वो 45 के अंदर हुआ था, ठीक है। 1845 के अंदर हुआ था शायद, आपको अगर पता होगा तो। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले से यहाँ पे क्या है, अपने को पढ़ना ये है कि यहाँ पे पहले से एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहते हैं इसको, ठीक है, सैनिक टुकड़ी है ये, इसको कहते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बनाई गई थी सबसे पहले, बनाई क्या गई थी यहाँ पे, पहले से थी अवेलेबल, ठीक है ना। नसीराबाद अजमेर के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पहले से वहाँ पे अवेलेबल थी। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हुआ ऐसा था कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं पहले से थी, और जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ये 15वीं जो थी, ये नसीराबाद में नहीं थी, सॉरी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो थी अजमेर के अंदर। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो थी अजमेर, ठीक है ना, अजमेर में तैनात थी। अब ये क्या करेंगे, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो बंगाल से सीधी आई थी, ठीक है। तो इनको ये डर था कि बंगाल से सीधी ये आई है, तो अंग्रेजों को ये डर था कि बंगाल में अभी विद्रोह हो रहा है, उस तरफ में बंगाल में क्या, मेरठ में विद्रोह हो रहा है, मेरठ से आई थी, बंगाल से मेरठ होते हुए ये सीधी ऐसे आई थी। तो इनको ये डर था कि वहाँ पे वो आज़ादी का बिगुल बजाने की कोशिश है, ये यहाँ पे आके कोई विद्रोह ना छेड़ दे। इसको लेकर इन्होंने सीधा यहाँ पे अंग्रेजों ने इसको अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफ़र कर दिया। इनका ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया, अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफ़र कर दिया, नसीराबाद के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। नसीराबाद के अंदर पहले से एक नेटिव इन्फेंट्री और थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले से ही तैनात थी। पहले से ही नेटिव इन्फेंट्री जो 30वीं थी वो नसीराबाद में तैनात थी। तो वहाँ पे कितनी अब नेटिव इन्फेंट्री हो गई, एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, दो सैनिक टुकड़ियाँ हो गई। एक और सैनिक टुकड़ी है वहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको और बता देता हूँ। एक वहाँ की है जिसे क्या बोलते हैं, बम्बई लॉन्सर्स, ठीक है ना। एक बम्बई लॉन्सर्स, एक और है जिसका नाम है बम्बई लॉन्सर्स। क्या नाम है, बम्बई लॉन्सर्स। आप भूलना मत, क्वेश्चन आ सकता है बम्बई लॉन्सर्स कहाँ पे थी, कहाँ से थी सैनिक टुकड़ी। तो बम्बई लॉन्सर्स थी अपने नसीराबाद के अंदर तैनात थी, ठीक है। तो बम्बई लॉन्सर्स थी, ये क्या थी, ये थोड़ी अंग्रेजों की क्या थी, वफादार थी। ये अंग्रेजों की वफादार थी, बम्बई लॉन्सर्स है जो अंग्रेजों की वफादार थी। तो अंग्रेजों ने इनको कह रखा था बम्बई लॉन्सर्स को कि यहाँ पे हम भेज रहे हैं, आप थोड़े तोप वगैरह और गोलियां वगैरह की ध्यान रखना कि कहीं पे ये मिल के अगर ये करे, विद्रोह करने की कोशिश करे, तो आप इनसे बच के रहना। तो थोड़ा ध्यान रखना, इनको विद्रोह नहीं करने देना। इन्होंने वैसे तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, बट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हम पढ़ेंगे यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा। देखो हुआ ऐसा था कि, हुआ क्या था, मेन अपन ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे जब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद भेजा गया था, तो नसीराबाद के अंदर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे पहले विद्रोह किया था। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री सबसे पहले विद्रोह किया, कब किया, अपन ने अभी पढ़ा, 28 मई के अंदर इन्होंने किया। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था 15 नेटिव इन्फेंट्री ने कि हम तो कर रहे हैं विद्रोह, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, अजमेर से इनको सीधा नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया, ये पीछे से आई थी। तो इनको ये पता चला था कि अच्छा, हमें हमारे हथियार, इनके हथियार है जो ले लिए गए थे, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के हथियार खोस लिए गए थे, और वो अपने बम्बई लॉन्सर से उन सारों के पास थे हथियार। तो उनको ये डर था कि, डर नहीं मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ये अंग्रेज हमसे डर रहे हैं, या फिर हमसे ये अविश्वास कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर इनके मन में ठेस पहुंचा, सैनिकों के मन में, और इन्होंने 28 मई को बिगुल बजा दिया राजस्थान के अंदर। मैंने बोला था कि 31 मई डिसाइड हुई थी डेट, पिछली इस वीडियो में आपको बताया था। और एकमात्र राजस्थान की भरतपुर रियासत थी जिन्होंने, जो निश्चित हुई थी तिथि, उस तिथि को ही ये क्रांति की थी, वो भरतपुर थी 31 मई। और अपने मेरठ के अंदर, भारत के अंदर सबसे पहले 10 मई को हो चुकी है शुरुआत इसकी। तो हम एक एक डेट को पता करते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे अगर हम थोड़ा चलते हैं, तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जब अजमेर से नसीराबाद आई थी, तो उनके सारे हथियार वगैरह, बंदूकें वगैरह, ये इन्होंने छीन ली थी, ठीक है। बम्बई लॉन्सर्स के पास हथियार वगैरह थे, उनसे छीन लिए गए। वहाँ पे पहले से तैनात कौन सी थी, तो मैंने आपको बताया था कि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पे पहले से तैनात है, ठीक है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ।
हुआ ऐसा था कि 15वीं नेटिव इन्वेंट्री ने जब 28 मई को विद्रोह किया था, तो उस समय इस 30वीं नेटिव इन्वेंट्री से भी पूछा था इनके विद्रोह ये सैनिकों से कि क्या आप हमारे साथ विद्रोह करोगे? अगर आप में आपका पानी खून बन चुका है, ऐसा वैसा 2 दिन इन्होंने ऐसे तो मना कर दिया था, ये एग्री नहीं हुए थे। बट इन्होंने ये बोला था कि आपका पानी तो अब खून बन चुका है, आप क्या लड़ोगे, आप क्या करोगे, ये सारी बातें हुई थी। तो इनके अंदर मतलब जोश जगाने का काम किया था, इनको थोड़ा मोटिवेट करने का काम किया था ये 15वीं एनआई ने 30वीं एनआई को। फिर 30वीं एनआई ने इनकी मुहिम के साथ ही इनके साथ जुड़ गए, और वो फिर 30 मई को जुड़ी। 30 मई 1857 को 30 मई 1857 को 30वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है ये भी इनके साथ हो गई। 2 दिन बाद में ये भी इनके साथ हो गई। अब ये देखो यहाँ पे क्या उपद्रव मचाते हैं। बम्बई लॉन्सर्स वाले जो भी लोग थे उनसे सारे के सारे हथियार छीन लिए, उनको सारों को साइड में कर दिया और खुद अपना राज बिठाने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब राज तो क्या, ये अब इनके पास भाई ऑप्शन है, अंग्रेज डर रहे हैं, अंग्रेजों ने गलत किया है तो उनके साथ जो होगा वो देखेंगे करेंगे ये। अब देखो, अब क्या था कि जो ये भागे थे, हुआ क्या था, ये जो भागे थे जो मतलब विद्रोह इन्होंने किया था, तो वहाँ पे क्या थे, यहाँ पे ये अजमेर के अंदर क्या है, नसीराबाद के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम है मेजर प्रिचार्ड। ये अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। मेजर मेजर प्रिचार्ड कहाँ पर तैनात था? मेजर प्रिचार्ड अपने नसीराबाद के अंदर तैनात था, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेजर प्रिचार्ड ने क्या किया, मेजर प्रिचार्ड ने यहाँ पे सैनिकों को आदेश दिया कि जो ये नसीराबाद में ये सैनिक है, विद्रोह करने वाले हैं, इनको मारने का आदेश दिया। बट जो 30वीं एनआई थी और जो भी सैनिक थे, ये मेजर प्रिचार्ड की बात नहीं मानते हैं, इसकी बात को एकदम से इग्नोर कर देते हैं, और सैनिकों ने इनकी बात की कार्रवाई करने के लिए जो बोला था इन्होंने, इन पर कार्य का इनकार कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, हम देखें, अब जो विद्रोही थे इन्होंने मारा है कुछ अंग्रेजी अधिकारियों और अंग्रेज लोगों को मार दिया, जान से पूरा मतलब मार दिया। और एक बंदे की, किसकी, एक बंदे की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। एक बंदा है जिनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ठीक है ना। हार्ट अटैक से भी मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक से एक बंदे की मृत्यु हुई है। और मैं आपको सारों के सारों के नाम बताता हूँ अभी। अब देखिए कौन कौन कैसे कैसे मरा, मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या था यहाँ पे हुआ ये था कि जो जोधपुर है, अपने जोधपुर के महाराजा थे उस समय तख्त सिंह। जोधपुर पर उस समय किसका शासन था? तो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, ठीक है ना। जोधपुर में कौन थे? जोधपुर में थे तख्त सिंह। तख्त सिंह ने अंग्रेजों का खुल के समर्थन किया। तख्त सिंह ने फुल जोरों से, तख्त सिंह ने अंग्रेजों का समर्थन किया। और ये तख्त सिंह, अपने को मैं आपको बता दूं कि ये तख्त सिंह जो थे ये थे जोधपुर के अपने, ठीक है, जोधपुर के राजा थे। जोधपुर के राजा का अंग्रेजों को समर्थन था, राजाओं का अंग्रेजों को समर्थन था। अंग्रेजों को क्या है, राजाओं का तो समर्थन मिला, सैनिकों ने यहाँ पे ये विद्रोह किया था, इसलिए सैनिक क्रांति कहते हैं इसको। मेजर देखो अभी क्या है कि यहाँ से नसीराबाद से क्या है, जो विद्रोही सॉरी ये अंग्रेज जो थे मेजर वगैरह, ये जो भागे थे मेजर वगैरह, तो उनमें किन का इनका नाम है मैं बताता हूँ। एक तो है अपना मेजर, जिसका नाम है, एक तो है मेजर, जिसका नाम क्या है, मेजर स्पॉटिसवुड, मेजर स्पॉटिसवुड, स्पॉटिसवुड, ये ध्यान रखना है आपको, मेजर स्पॉटिसवुड, इसका किसका नाम है, मेजर स्पॉटिसवुड है। एक तो ये मरेगा स्पॉटिसवुड, मेजर स्पॉटिसवुड मरेगा एक तो, ठीक है। मेजर स्पॉटिसवुड को मार दिया अंग्रेजों ने। एक मार दिया इनको न्यूबरी को, कर्नल न्यूबरी की गोली मारकर हत्या कर दी। ध्यान रखना, न्यूबरी, और स्पॉटिसवुड, यहाँ पे दो को मार दिया। ये जो वुड है इसको मार दिया, और न्यूबरी को, स्पॉटिसवुड को और न्यूबरी को यहाँ पे मार दिया गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। दो अंग्रेज अधिकारी, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इनको गोली मारकर हत्या कर दी। और साथ में जो मैंने आपको बोला था कि ये कहाँ पे भाग रहे थे, तो जोधपुर के तख्त सिंह ने इनको बुलाया था, तो ये जोधपुर जा रहे थे, ठीक है ना। तो जोधपुर जाते समय क्या चीज़, जोधपुर जाते समय, ये जो जोधपुर के रास्ते में जा रहे थे, तो जोधपुर जाते समय रास्ते के अंदर एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया। मैंने अपने हार्ट अटैक का नाम बोला था, तो हार्ट अटैक आ गया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पेनी। पेनी को हार्ट अटैक आ गया, पेनी को हार्ट अटैक से पेनी की मृत्यु हो गई, पेनी की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, ठीक है ना।
पैनी की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। जोधपुर जाते समय पैनी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को गोली से मार दिया। 3 लोग आपके सामने यहाँ पे मर जाएंगे, ठीक है ना। फिर 2 लोग घायल और हुए हैं, ये ध्यान रखना है। भागते भागते घायल हो गए थे, ठीक है। तो 2 लोग घायल हो गए, उन घायलों के नाम क्या है ये आपको और बता दूं। एक तो है हार्डी और एक है लॉक। हार्डी, क्या नाम है, हार्डी। एक का नाम है एक का नाम है हार्डी और दूसरे का नाम है लॉक। हार्डी और कैप्टन लॉक, मेजर हार्डी और कैप्टन लॉक। ये कैप्टन लॉक है, ये मेजर हार्डी है। ये दोनों घायल हो गए थे, ये ध्यान रखना है। तो 2 बंदे घायल हुए, 3 बंदे यहाँ पे मर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हार्डी और लॉक तो घायल हुए हैं, ठीक है ना। स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है ना। और पेनी की हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ये हमने पढ़ लिया। नसीराबाद के परिवारों की रक्षा के लिए मेजर, ये मारवाड़ के जो ये एक छावनी थी, मतलब जिनका नाम था मारवाड़ लॉन्सर्स, ठीक है ना। तो नसीराबाद के अंग्रेजों के परिवार की रक्षा के लिए मारवाड़ लॉन्सर्स को भेजा गया था। तख्त सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को जोधपुर बुलाया था, मैंने आपको ये भी बता दिया। और पैनी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, ठीक है। नसीराबाद को अब जो ये सैनिक थे 15वीं 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, नसीराबाद को जमकर लूटा। जमकर लूटा मतलब जैसे ये लूट सकते थे वैसे इन्होंने नसीराबाद को लूटा, ठीक है। इन्होंने नसीराबाद को जमकर लूटा और इनका जो भी धन था ये सारे लेके चले गए। इनका जो धन वगैरह था, इनके साथ औरतें थी, ये सारे लेके कहाँ पे चले गए, ये गए दिल्ली। ये दिल्ली क्यों गए, ये और कहीं नहीं जाकर सीधी दिल्ली ही क्यों गए, इसका भी एक कारण था। क्योंकि दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताऊं, ये जो क्रांति हुई थी, इनका दिल्ली में मुख्य नेतृत्व किसने संभाला था, तो वो बहादुर शाह जफर ने संभाला था। बहादुर शाह जफर कौन है, बहादुर शाह जफर है मुगल, मुगल एम्पायर। 1857, ये देखो 1857 की क्रांति के समय मुगल सल्तनत के मालिक कौन थे, मुगल सल्तनत से कौन था, कौन से मुगल राजा थे 1857 क्रांति के समय, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर। बहादुर जफर मैंने लिखा है यहाँ पे इनको, ये बहादुर शाह जो जफर है, ये बहादुर शाह जफर, ये थे मुगल सल्तनत के मुगलिया मलिक, ठीक है ना। ये मुगलिया थे। तो बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेज, अभी अपने सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे अगर जीत भी गए 1857 की क्रांति अगर कंप्लीट हो जाती, ये जनरली क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर 1857 की क्रांति ये अगर पूर्ण रूप से सफल हो जाती तो वर्तमान भारत की वर्तमान स्थिति पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता, क्या प्रभाव पड़ता, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नहीं पूछे जाते या पूछे जाते हैं, मैंने जनरली मेरा आइडिया है और लोग कहते भी हैं क्या है कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको होनी चाहिए कि उस समय तत्कालीन समय में अगर ये नहीं होकर ये होता तो वर्तमान स्थिति बात की क्या होती, ये सारे अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको जनरली अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अगर भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो नहीं होती, अगर भारत में मुगल नहीं आते, अगर भारत में मुगल ही नहीं आते तो भारत की वर्तमान आर्ट एंड कल्चर पर क्या प्रभाव होता। मैं तो सीधा ये बोलता हूँ, लोग आर्ट एंड कल्चर नहीं बताते, वो मतलब क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेते कि अगर भारत में मुगल नहीं आते तो भारत की वर्तमान स्थिति क्या होती है, सीधा पूछ लिया जाता है। मैं बोलता हूँ कि मुगलों ने अपने जो भी आर्ट एंड कल्चर का प्रभाव है अपने, तो जो बड़े बड़े जो भी चीज़ें हैं ये मुगलों के द्वारा बनी गई, ताजमहल वगैरह है, लाल किला है, अपने मेन मेन जो चीज़ें अपन देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है अपने को कि इसके ऊपर इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता। तो ये क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं, अभी 1800 की क्रांति में वापस आते हैं, तो इसको देखते हैं। नसीराबाद को ये सैनिक लूटे, फुल लूटा, और यहाँ से फिर 18 जून 1857 को ये दिल्ली पहुँचे। तो अपने को डेट याद नहीं रखनी है दिल्ली पहुँचने की, एक बार हमने अभी जो पढ़ा है वो नसीराबाद छावनी को पढ़ा है। तो देखो नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह हुआ, ठीक है। नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह हुआ और विद्रोह होकर ये सारा का सारे विद्रोह होकर यहाँ पे विद्रोही यहाँ पे लूट खसोट के यहाँ से निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब मैं आपको आगे अगर पढ़ाना चाहूँ तो अपन सीधा यहाँ से पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से या तो नीमच पढ़ लेते हैं या फिर हम सीधा नीमच नहीं पढ़कर, मेरा थॉट ये है कि अपने को ये अब पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से एरनपुरा, ठीक है। क्योंकि जो देखो मेन क्वेश्चंस जहाँ से उठेंगे उसको थोड़ा हम जोर देकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी पढ़ना तो सारे कोई जोर देकर है, क्योंकि अगर हम मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करेंगे
तो उसके अंदर मैटर होगा तभी लिखेंगे। बट फिर भी अपने को थोड़ा जोर देकर लिखना है। तो मेन क्या है कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी ये वन डे एग्ज़ाम है, तो वन डे एग्ज़ाम को देखते हुए हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़, क्योंकि प्री के अंदर भी फैक्ट पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब एरनपुरा। नसीराबाद अपना कंप्लीट हो गया, हम पढ़ेंगे एरनपुरा। एरनपुरा छावनी को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे एरनपुरा। एरनपुरा में क्या क्या हुआ, मैंने आपको डेट बताई थी 21 अगस्त। एरनपुरा की 21 अगस्त एरनपुरा छावनी की डेट है, ठीक है। चलो, 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी की डेट है। हम अभी आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था, क्या हुआ। यहाँ पे जो थी सेना, उस वो एरनपुरा में कौन सी तैनात थी, तो एरनपुरा जो है, एरनपुरा है तो एरनपुरा में अपने जोधपुर लीजियन को तैनात किया गया था। एरनपुरा कहाँ कहाँ पे थी ये आपको और बता दूं मैं। एरनपुरा को सिरोही और पाली, सिरोही और पाली की सीमा पर एरनपुरा छावनी बनी हुई है, थोड़ा ये ध्यान रखना। सिरोही और पाली की जो सीमा है, उनके कॉर्नर पे ही, उनके दोनों के मध्यस्थ ये बीच का स्थान है। यहाँ पर एरनपुरा, सिरोही और पाली है, इनकी मध्यस्थता यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ही ये अपने जोधपुर लीजियन की स्थापना, मतलब एरनपुरा छावनी की स्थापना हुई थी। ये अपने को मैं बता रहा हूँ, एरनपुरा छावनी यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में थी। सिरोही, सिरोही क्या पड़ती है, माउंट आबू सिरोही में है, ये अपने को पता होगा। आबू 1845, ये सारा आपको याद है, मेरे को पता है। हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम कि जोधपुर लीजियन जो थी, जोधपुर लीजियन को एरनपुरा में स्थापित किया गया था। मैंने आपको कल पढ़ाया था इसको लेकर कि एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन को बिठाया गया था। मैंने ये कल ही आपको बता दिया था कि एरनपुरा के अंदर जोधपुर लीजियन को बिठाया गया था। ये मैंने कल आपके सामने क्लियर कर दिया था। तो आज अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको और पूरा पूरा बताते हैं, क्योंकि मैंने इनको ये भी बताया था आपको कि 1822 के अंदर अजमेर मेरवाड़ा की स्थापना हुई थी। फिर इधर चले जाते हैं तो 34 के अंदर शेखावटी ब्रिगेडियर की स्थापना। फिर 35 चलते हैं तो इधर जोधपुर लीजियन की स्थापना। नीचे चलते हैं तो अपने ये मेरवाड़ा क्या ना, ये सॉरी, मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर को 41 में स्थापना करते हैं। थोड़ा सा अगल आगे जाएंगे तो 44 के अंदर कोटक इंटेलिजेंट की स्थापना होती है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। तो एक एक की डेट आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये सन याद रखने हैं कि किसकी कब स्थापना हुई है, कब किसका पूछ ले कोई पता नहीं है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। जोधपुर लीजियन का गठन मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि 35 के अंदर, 35 के अंदर, 35 और 36 दो डेट देते हैं, ठीक है। तो मेन अपने को तो याद रखना 35 ये पूछेगा और कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो, एरनपुरा पाली के अंदर यहाँ पे क्या थे, जो सैनिक थे वो कौन से थे, देखो 600 तो यहाँ पे थे घुड़सवार, 600 तो यहाँ पे क्या थे, 600 तो यहाँ पे थे घुड़सवार, ठीक है। यहाँ पे 600 तो थे घुड़सवार, और यहाँ पे जो 1400 सैनिक थे, 1400 सैनिक थे, वो थे पैदल सैनिक, ठीक है। वहाँ पे थे पैदल सैनिक। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने सैनिक है, यहाँ पे है 2000 सैनिक, ये ध्यान रखना है अपने को। यहाँ पे है कितना आंकड़ा है, यहाँ पे आंकड़ा है 2000 का, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 2000 सैनिकों का आंकड़ा है, ध्यान रखना। 600 तो घुड़सवार है और 1400 जो है वो पैदल सैनिक है। अभी अगर अपन आगे बढ़ते हैं, क्या ये देखते हैं हम। एरनपुरा में 90 जो सैनिक थे वो पूर्वीय सैनिक थे, ठीक है ना। 90 सैनिक थे वो पूर्वीय सैनिक कहलाते हैं। पूर्वीय सैनिक मतलब जो पूरब से आए हुए हैं। पूरब मतलब अपने यूपी है, ये अपने बंगाल है, उस तरफ से जो आए हुए सैनिक थे। तो 90 सैनिक तो वहाँ के थे, ठीक है। 90 सैनिक तो पूर्वीय सैनिक थे, 90 सैनिक थे। 90 सैनिक जो थे वो 90 सैनिक पूर्वीय सैनिक थे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेन विद्रोह है जो यही करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि सर्वाधिक जो 18 स्वतंत्र क्रांति में जो विद्रोही थे वो पूरब से ही आए हुए थे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सर्वाधिक सैनिक ही पूरब से थे, बाहर के सैनिक थे। 18 स्वतंत्र क्रांति में राजस्थान के सैनिक ही कम थे, राजस्थान के सैनिक बहुत कम थे। 18 स्वतंत्र क्रांति राजस्थान में करने के लिए जो राजस्थान के सैनिक थे ही नहीं, वो तो सारे के सारे ये बंगाल, बिहार और ये यूपी वगैरह उस तरफ के साइड थे, पूर्वी सैनिक थे, ठीक है। हुआ क्या था, 21 अगस्त को मैंने आपको बोला था कि एरनपुरा जो छावनी है उसको सिरोही और पाली की सीमा पे बनाया गया है। ये आबू के अंदर थी। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि आबू के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, ये अपने को ध्यान रखना है। मैंने शायद आपको ये बताया था कि ये माउंट आबू है,
आबू है, तो आबू के अंदर पॉलिटिकल एजेंट पीए मैंने आपको बताए थे कि कहाँ कहाँ पे कौन से पीए हैं। तो आपको एक मैं बता दूं, ये आबू के अंदर जो पीए था सिरोही के अंदर आबू पड़ता है और सिरोही के अंदर आबू है। और वहाँ पे पीए कौन है, तो वहाँ पे जेडी हॉल है, क्योंकि सिरोही में शिव सिंह था राजा और वहाँ पे जेडी हॉल है। ये अब मैंने आपको बता दिया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि सिरोही के अंदर जो पीए है पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, पीए है जेडी हॉल। मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 21 अगस्त को जब क्रांति हुई थी तो जेडी हॉल हॉल में से ही भाग गया। जेडी हॉल नीचे उतरा और हॉल में से ही भाग गया, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं सैनिकों के हाथ लग गया तो ये मुझे जिंदा जला देंगे या मार देंगे। तो जेडी हॉल पहले ही हॉल में से फरार हो गया। जेडी हॉल पहले ही हॉल में से फरार हो गया था, मैं आपको ये बात और बता दूं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। आबू में क्रांति की। एरनपुरा जो क्रांति है वो देखो होते ऐसा है कि 21 अगस्त को आबू के अंदर क्रांति होती है, ठीक है। 21 अगस्त को तो आबू के अंदर क्या होती है, आबू के अंदर क्रांति होती है 21 अगस्त को, ठीक है ना। और फिर 2 दिन बाद 23 अगस्त को एरनपुरा के अंदर क्रांति होती है। एरनपुरा को वैसे पाली और सूर्य की सीमा पे है प्रॉपर ये, पर इसको पाली बोला जाता है। 21 तारीख को आबू के अंदर और 23 तारीख को एरनपुरा के अंदर क्रांति का बिगुल बजता है। मैं आपको ये बात और बताता हूँ, क्योंकि सिरोही के अंदर से जेडी हॉल जो था इनका पॉलिटिकल एजेंट, तो वो वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। तो जो एरनपुरा छावनी थी उसमें नेतृत्वकर्ता मेन 3 लोग थे। क्या थे, मेन 3 लोग थे यहाँ पे नेतृत्वकर्ता। तो मैं आपको किसका किसका नाम बताता हूँ, देखो नाम सुनिए। सिरोही के अंदर मतलब यहाँ पे 3 लोग थे ये एरनपुरा छावनी में। एक तो इसका नाम है मोती खां, ठीक है ना, एक का नाम है मोती खां, दूसरे का नाम है शीतल प्रसाद, दूसरे का नाम है शीतल प्रसाद, दूसरे का नाम है शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, क्या नाम है, दूसरे का नाम है शीतल प्रसाद। मोती खां शीतल प्रसाद, मोती खां शीतल प्रसाद, मोती खां शीतल प्रसाद। और तिलक राम, और तिलक राम, तिलक राम, तिलक राम, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ये 3 लोग थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। कहाँ पर, एरनपुरा छावनी में मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, 3 लोगों ने क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। ये हो गया अपना एरनपुरा की बात। एरनपुरा में एक देखो ये जो नारा था, एक नारा लगा हुआ था, आपको अगर पता होगा तो, कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये नारा दिया था 18 की क्रांति की नारा भी यही था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देखो ये भी दिल्ली जाने के लिए है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि दिल्ली क्यों जा रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ठीक है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो नारा है तो ये किसके नेतृत्व में दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहले तो किस छावनी ने दिया था ये नारा, तो ये एरनपुरा छावनी ने दिया था, ये अपने को ध्यान रखना है। एरनपुरा छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया। ये जो ये दिया था एरनपुरा छावनी ने, क्योंकि सिरोही के अंदर राजा कौन थे, सिरोही से से शिव सिंह, तो शिव सिंह के नेतृत्व में ये नारा दिया गया था, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखना है कि शिव सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया हुआ है, शिव सिंह के नेतृत्व में, ठीक है ना। चलो ये भी अपना कंप्लीट हो गया। मैं आपको देखो मेन मेन स्टोरी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये 3 लोगों ने क्या है मिलकर यहाँ की एरनपुरा छावनी को इकट्ठा कर लिया और दिल्ली रवाना हो गए शिव सिंह के नेतृत्व के साथ। ये बातें करते करते रवाना हुए अपन। एरनपुरा छावनी मैंने आपको बताया सबसे पहले जोधपुर लीजियन वहाँ पर थी। जोधपुर लीजियन एरनपुरा पाली, मतलब एरनपुरा में तैनात थी 600 घुड़सवार और 1400 पैदल पैदल सैनिक। 600 तो घुड़सवार थे वहाँ पे और 1400 थे अपने पड्डा भी पैदल सैनिक थे। तो टोटल मिला के कितने हो गए थे, टोटल मिला के हो गए थे 2000 सैनिक हो गए थे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे कि ये मैंने सारा का सारा आपको बेन बता दिया कि मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम जो 3 लोग थे इन्होंने एरनपुरा का नेतृत्व किया था। और चलो दिल्ली मालो फिरंगी का नारा शिव सिंह के नेतृत्व में दिया गया था। चलो ये भी है, मेन नेतृत्व करते ये 3 लोग हैं, ठीक है। दिल्ली जाते समय विद्रोही सैनिक खैरवा पाली, अब ये क्या है, खैरवा नाम की जगह है, कहाँ पे है, खैरवा है पाली के अंदर। ये आप भूलना मत कि खैरवा कहाँ पर है, खैरवा पाली। ये क्यों, खैरवा को याद क्यों रखना है अपने को, उसका मूल कारण है, उसका मूल रीज़न है
ये मूल रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, खैरवा पड़ता है अपने, ठीक है, खैरवा पड़ता है अपने पाली के अंदर, खैरवा पड़ता है अपने पाली के अंदर, ठीक है, खैरवा पाली पड़ता है। अब मैं आपको एक बहुत ही तगड़ी बात बताता हूँ। खैरवा पाली में ये जो एरनपुरा की छावनी थी, ये एरनपुरा से निकली, ये दिल्ली की नहीं निकली, इसलिए तो इन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। खैरवा पाली, अब मैं क्या बताता हूँ, एक आदमी है जिसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम है? कुशाल सिंह चंपावत। ये बहुत ही दिमाग वाला आदमी था, बहुत ही दिमाग वाला आदमी था। ये क्या था? ये अहुआ का ठाकुर था, ठीक है ना। अहुआ भी कहाँ पे पड़ता है? पाली के अंदर ही पड़ता है। तो अहुआ का ठाकुर था, ठीक है ना। अहुआ का, अहुआ, अहुआ, अहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत, ये ध्यान रखना है। अहुआ कहाँ पे पड़ता है? अहुआ पाली में पड़ता है, ठीक है ना। अहुआ व है, व, अहुआ, अहुआ पाली के अंदर पड़ता है। और यहाँ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। तो ये सारे जो थे अहुआ वगैरह, ये सब जोधपुर के जो राजा थे, मारवाड़ के राजा थे, उनके अंदर आते थे, ठीक है ना। मारवाड़ के राजा के अंदर आते थे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मारवाड़ का जो राजा था, मारवाड़ का राजा इधर गुजरात का था, ठीक है, इधर गुजरात का था। क्योंकि यहाँ पे ये एक सिस्टम चल रहा था कि अगर कोई राजा के अगर पुत्र नहीं है तो वहाँ पे जो उत्तराधिकारी बना जाएगा तो वो इधर से उठाया जाएगा। ये एक थोड़ी, ये सॉरी, ये मेवाड़, मेवाड़, मारवाड़ नहीं, मैं थोड़ा उल्टा हो गया। सॉरी 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 सॉरी। ये क्या नाम है, सही है, सही है। नहीं नहीं, मेवाड़ नहीं, ये जोधपुर वाला है, ठीक है, मारवाड़, हाँ सॉरी। जोधपुर के अंदर ही, मतलब मारवाड़ के अंदर जो ये राजा था, तो ये जो राजा था, ये था अपने क्या नाम है, इडर का, इडर गुजरात का था। तो इडर गुजरात के ये नया राजा था, इसको पता नहीं था कि भाई ए श्रेणी का ठिकाना अलग होता है और बी श्रेणी के ठिकाने अलग होते हैं, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको बताया था अहुआ, जो अहुआ पाली का कौन है? अहुआ पाली का है कुशाल सिंह। अहुआ जो ठिकाना था वो ए श्रेणी का ठिकाना था, ठीक है ना, ए श्रेणी का ठिकाना था। ए मैंने ये अंग्रेजी में लिखा है, वो ऐसे लिख दिया था, ठीक है ना। ए श्रेणी, ए श्रेणी का ठिकाना था, ये मैं आपको बता दूं, ए श्रेणी का ठिकाना था अहुआ। ए श्रेणी का ठिकाना, इसका मतलब क्या है कि कुशाल सिंह है जो पावरफुल है थोड़ा, तो जो राजाओं का जो रूल चलता था, उस रूल में होता क्या था कि वो रूल ऐसा था कि जो ए श्रेणी के ठिकानेदार है वो अपने आसपास में जो भी दूसरे ठिकान, जो भी लोग हैं जिनको राजा अपनी जागीरें देता था पास पास की, तो ए श्रेणी के ठिकानों के जागीरों के पास में दूसरी कोई जागीर है, तो वहाँ पे अगर किसी को तैनात करना है, अगर तैनात मतलब किसी को अगर जागीर देनी है, तो पहले ए श्रेणी के ठिकानेदार से आपको कंफर्म करना होगा, पूछना होगा। क्या पूछना होगा? कि आपको जो जागीरें दी जा रही है, ए श्रेणी के ठिकानेदारों को जो जागीरें दी जा रही है, ठीक है, ए श्रेणी के ठिकानेदारों को जो जागीरें दी जा रही है, सॉरी, ठिकानेदारों को जो जागीर दी जा रही है वो ए श्रेणी के ठिकानेदारों से पूछी जाएगी। पर यहाँ पे जो तख्त सिंह थे, ठीक है, जो तख्त सिंह थे वो थोड़े थे अपने, जो अपने यहाँ पे जो तख्त सिंह थे, तख्त सिंह थे हमारे यहाँ पे, वो थोड़े थे घमंडी टाइप के, ठीक है ना। वो थोड़े घमंडी टाइप के थे तख्त सिंह जी। तख्त सिंह जी ने बोला कि मैं क्यों पूछूं, मैं तो खुद राजा हूँ, मैं तुमको क्यों पूछूं, तुम मुझे पूछ सकते हो पर तुम होते कौन हो जो मैं तुमसे पूछूं। इस चीज़ को लेकर हुआ ऐसा था कि अपने जो ये ठिकाना है अहुआ ठिकाना, इसी के पास में एक छोटा सा ठिकाना और पड़ता है जिसका नाम है बिठोड़ा, ठीक है ना। बिठोड़ा एक ठिकाना पड़ता है, ठीक है नहीं, यहाँ पे हुआ के पास एक ठिकाना पड़ता है जिसका नाम है बिठोड़ा। बिठोड़ा जो ठिकाना पड़ता है, बिठोड़ा में एक आदमी को तैनात कर दिया जिसका नाम है कांजी। यहाँ पे तख्त सिंह जी ने क्या किया, कान जी को तैनात कर दिया, ठीक है ना। कान जी को तैनात कर दिया किन्होंने? तख्त सिंह जी ने। तो अभी पूछा ही नहीं, बिना पूछे ही कुशाल सिंह के बिठोड़ा को मैं कान जी को तैनात कर दिया। इस बात से ये क्या है, कुशाल सिंह जो चंपावत है ये थोड़ा नाराज हो गया। तो कुशाल सिंह चंपावत ने उठाई तलवार और कान जी को मार दिया। कान जी को मार ही दिया। कान जी को किसको मार दिया? कान जी को मार दिया कुशाल सिंह चंपावत ने। मैं आपको ये बात और बता दूं, बिठोड़ा कि कान जी को कुशाल सिंह चंपावत ने मार दिया। तो इससे अब जो राजा है उसका मतलब ऐसा है, देखो, कि राजा ने किया तैनात बिठोड़ा में कान जी को,
और मार दिया कुशाल सिंह चंपावत ने। मतलब ये राजा की पूर्ण रूप से तौहीन हो गई और राजा की जो भी बात है उसका विरोध कर दिया इन्होंने। समझ आ गया? ये राजा के सपोर्ट में नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि इनका शासन अब स्वतंत्र हो गया। भाई राजा के, अगर किसी राजा की कोई डिसीजन है उसका आप अगर नहीं मानते हो, ठीक है ना, और उसके उल्टा उसका जो डिसीजन है उसी को आपने ख़त्म कर दिया, तो वो राजा के अधीन थोड़ी ना हुआ, वो तो अपना खुद का स्वतंत्र शासन एक टाइप का हो गया। तो इस चीज़ से जो यहाँ का जो राजा था तख्त सिंह जी, वो एकदम ही कुशाल सिंह से अलग था। मतलब अपोजिट माइंड का हो गया। और यहाँ पे ये युद्ध करने का विचार कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। युद्ध करने का विचार कर रहे हैं वो, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब एक साइड में तख्त सिंह जी होंगे जोधपुर से और एक साइड में कुशाल सिंह जी होंगे। तो इनके बीच में अब युद्ध होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं एरनपुरा को लेकर कि यहाँ पे 3 युद्ध होंगे। कितने युद्ध होंगे? यहाँ पे 3 युद्ध होंगे। लोग दो पढ़ते हैं, पढ़ते तो तीन ही हैं, पर एक साथ में नहीं पढ़ते तो उनको थोड़ा याद करने में तकलीफ होती है। तो मैं यहाँ पे सीधे 3 युद्ध बताता हूँ आपको। देखो, तो पहला युद्ध है, अपने को याद है कि कान्जी कहाँ के थे जिनको कुशाल सिंह चंपावत ने मारा था? बिठोड़ा के। बिठोड़ा पाली में ही पड़ता है, तो बिठोड़ा का युद्ध होगा पहला, ठीक है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चेलावास, ठीक है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चेलावास, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चेलावास का युद्ध। अब आप बोलोगे दोनों युद्ध तो हमें पता है, तीसरा युद्ध आप कौन सा बोल रहे हो? तो मैं आपको तीन सा युद्ध और बता देता हूँ जिसका नाम है अहुआ का युद्ध। अब आपको शायद थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि हाँ, अहुआ का भी एक युद्ध हुआ था। अब मैं तीनों की डेट, तो डेटें आपको दो की तो आराम से पता है भाई। इसका आपको याद है कि 8 सितंबर 1857 है, ठीक है। 8 सितंबर, आपको इसकी डेट पता है। फिर 8 इसकी है तो आपको ये भी पता है 10 दिन बाद में 18 सितंबर। मेरे को पता है आपको इसकी भी डेट पता है। पर इसकी जो डेट है तीसरे वाले की, तो ये सितंबर सितंबर, तो 18, और ये हो गई अपने 20 जनवरी, ठीक है। ये 20 जनवरी, 26 जनवरी नहीं, 20 20 जनवरी, ये अपने को ध्यान रखनी है। 20 जनवरी ये डेट हो गई। तो एक बार वापस इसको मिटा के और वापस एक बार अच्छे से सारा का सारा मैं लिख के आपको बताता हूँ। 3 युद्ध है, बिठोड़ा, चेलावास और अहुआ। 3 युद्ध होंगे यहाँ पे, बिठोड़ा, चेलावास और अहुआ। बिठोड़ा, ठीक है, एक है चेलावास और एक है अहुआ, ठीक है ना। ये आहू नहीं है, ये है आउआ, औआ औआ, ये होगा अपने आउआ, ठीक है ना। ये 3 युद्ध है। बिठोड़ा का युद्ध अपने पढ़ा था 8 सितंबर, ठीक है ना, 8 सितंबर 1857, ठीक है। दूसरा चेलावास का युद्ध है, चेलावास का युद्ध होगा अपने 18 सितंबर, 18 सितंबर, ठीक है ना। अब ये जो तीसरा युद्ध है इसका थोड़ा इंक चेंज करके लिख देता हूँ मैं आपके सामने। ये होगा अपने 20 जनवरी। जनवरी आ गया, देखो यहाँ पे सितंबर है और 1857 चल रहा है, तो फिर ये जनवरी है, तो ये जनवरी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने 1858। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसका जो सन है ना पीछे वाला, ये चेंज होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया अहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 के अंदर। ये क्या होगा, ये क्यों होगा, मैं आपको सारा का सारा ये बता दूंगा। आपको मैं एकदम अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं, हम तीनों युद्ध के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहले बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को होता है। उसमें एक साइड में क्या है कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक साइड में हम कुशाल सिंह चंपावत। देखो ऐसा क्या है कि बिठोड़ा का युद्ध, पहला युद्ध हमने उठाया बिठोड़ा का, क्योंकि बिठेड़ा या बिठोड़ा कोई भी देख लो आप। बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 हमने पढ़ रखा है। तो इसमें क्या है कि एक साइड में तो है कुशाल सिंह चंपावत अकेला खड़ा है, ठीक है। एक साइड तो कौन खड़ा है? एक साल तो है कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत वजीज। सामने एक साइड तो है अंग्रेज, एक साइड तो है अंग्रेज और एक साइड में है जोधपुर के शासक। ये क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने जोधपुर का साथ दिया है,
क्योंकि इनके साथ में एरनपुरा छावनी है, कुशाल सिंह चंपावत है, इसके साथ में एरनपुरा छावनी के जो सैनिक है वो हैं, और इस साइड में अंग्रेजों ने साथ दिया है जोधपुर वालों का। अभी देखिए हम क्या करते हैं। अंग्रेजों का जो अधिकारी था बिठोड़ा के युद्ध में वो था हीथकोट। वो कौन था? वो था हीथकोट। ठीक है। और उनाड सिंह पंवार जोधपुर के कौन कौन से थे ये मैं आपको बता देता हूँ। जोधपुर के थे एक तो उनाड सिंह पंवार, जिसको मार दिया जाएगा आगे इसी में, कुशाल सिंह सिंघवी, राजमल और छत्रसाल। ठीक है, राजमल छत्रसाल, उनाड सिंह पंवार और ये क्या नाम है, कुशाल सिंह सिंघवी। उनाड सिंह कुशाल सिंह सिंघवी, उनाड सिंह कुशाल सिंह सिंघवी और राजमल और छत्रसाल। ठीक है, और छत्रसाल ये आपको बता दूं, उनाड सिंह कुशाल सिंह सिंघवी। ठीक है, और कुशाल सिंह चंपावत सामने है इनके, कुशाल सिंह सिंघवी यहाँ पर है। ठीक है ना, उनाड सिंह कुशाल सिंह सिंघवी, राज सिंह और छत्रसाल, ये जो चारों लोग हैं ये अपोजिट खड़े हैं सामने जोधपुर की तरफ से। और अंग्रेजों का अधिकारी था जिसका नाम था हीथकोट। अंग्रेजों का अधिकारी था जिसका नाम था हीथकोट, वो अंग्रेजों की तरफ से खड़ा है, ये थोड़ा आपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे 10,000 सैनिक और 12 तोपें भी थी। 10,000 सैनिक और 12, बिठोड़ा के युद्ध में कितने सैनिक थे? तो बिठोड़ा के युद्ध में 10,000 तो सैनिक थे और 12 तोपें थी। कितनी तोपें थी? 12 तोपें थी। कितनी तोपें थी आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पे थी 12 तोपें थी। ठीक है, ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने हार के बाद में जोधपुर की सेना को किस चीज़ की संज्ञा दी? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैंने आपको क्या बताया था बात, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की अगर आएगी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का 18वीं क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो उसने जोधपुर की सेना, यहाँ पे क्या हुआ था, बिठूड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था। कुशाल सिंह चंपावत वॉन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई और अंग्रेज और साथ में वो दोनों मिले थे, दोनों मिलके भी हार गए थे जोधपुर वाले। तो इस चीज़ से अंग्रेज बहुत ऐसे हुए थे कि हमको उन्होंने हरा दिया, भाई ऐसा क्या है जो इन्होंने दोनों को हरा दिया। तो इन्होंने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है अपने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने एक जोधपुर की सेना को संज्ञा दी थी, द डांसिंग ऑर्डरलाइज ऑफ द रिबेल्स। द डांसिंग द डांसिंग द डांसिंग द डांसिंग द डान ठीक है, द डांसिंग ऑर्डर लाइज, द डांसिंग ऑर्डर लाइज, क्या नाम है, द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द रिबेल्स। ठीक है, द डांसिंग द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द रिबेल्स, द डांसिंग ऑर्डर लाइज ऑफ द रिबेल्स, ये संख्या किसने दी थी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। किसको दी थी? ये जॉर्ज पैट्रिक ने जोधपुर की सेना को दी थी, ये ध्यान रखना। ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के अंदर, 1857 की क्रांति के अंदर अपने चेलावास का युद्ध, फिर अहुआ का युद्ध, फिर बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि बाकी जो है वो छोटे छोटे हैं। मेन ये जो था ये बड़ा था, तो ये पहले कंप्लीट कर लेंगे हम, फिर बाकी जो है यहाँ पे छोटे मोटे हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर 18 क्रांति खत्म कर देंगे। 18 क्रांति खत्म होने के बाद में अगला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें कि सबको पता चल सके कि आरएस के मेंस तक की क्लास, मतलब डीपली जो राजस्थान जीके की क्लासें हैं वो आपको इस चैनल पे मिल रही है। अगर दोस्तों आपको ये इस तरीके से पढ़ाया हुआ सही अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताएं। अगर आपको पीडीएफ के साथ में, जैसे मैंने पहला वीडियो डाल रखा है अपने, सबसे पहला वीडियो साइक संधियों का, वैसा आपको अगर सही लग रहा है आप वैसे बता दीजिए, हम वैसे भी डालेंगे। ये रिव्यू आप हमें कमेंट दीजिए। ओके, बाय, ध्यान रखना, टेक केयर।